ही एंगल पर निकलती हुई जाएगी, जैसे कि ये। अब ये बीच पे इस पर लंब है, जैसा कि आपको परावर्तन और अपवर्तन में एक बेसिक डिफरेंस है, जिस बेसिक डिफरेंस को यानी कि एक बहुत ही मूलभूत अंतर को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए एक बार जल्दी से। श्रेयांश, विप्लव, सौरभ, ईशान, अम्बेश, मॉक, सुधीर पाटिल जी, नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है। चलिए दो दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने अभी अभी एक टॉपिक पढ़ा था, यानी कि परसों, उसका नाम था रिफ्लेक्शन। और आज जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। एक तरफ हमने पढ़ा परावर्तन को और दूसरी तरफ हमने पढ़ा अपवर्तन को। अपवर्तन और परावर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या है या इनमें बेसिक फर्क क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यहां पर एक चिकनी सतह होगी जिससे टकरा करके कोई भी प्रकाश की किरण जितने एंगल पर टकराएगी उतने ही एंगल पर निकलती हुई जाएगी, जैसे कि ये। अब ये बीच पे इस पर लंब है, जैसा कि आपको पता है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर ये थीटा आई यानी कि आपतन कोण सदैव थीटा आर परावर्तन कोण के बराबर होगा। लेकिन अपवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। अपवर्तन में चिकनी सतह की नहीं, अपवर्तन में पारदर्शी सतह की आवश्यकता है। और पारदर्शी सतह का मतलब ये कि जब जब किसी भी पारदर्शी सतह से या किसी भी पारदर्शी माध्यम से होकर के कोई भी प्रकाश की किरण निकलेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रकाश की किरण, सदैव याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जब भी किसी माध्यम से होकर निकलती है, माध्यम से होकर निकलती है तो वह विचलित होती है, विचलित होती है। और जब ये विचलन होगा, हमेशा याद रखिए, ये विचलन सदैव कभी भी थीटा आई और थीटा आर के बराबर नहीं होगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अब यहां दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये कि थीटा आई थीटा आर से ज्यादा हो, यानी कि आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण से ज्यादा हो। या दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि थीटा आई थीटा आर से छोटा हो, यानी कि आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण से छोटा हो जाए। अब इन दोनों स्थितियों को हम लोग कैसे भापेंगे, इसके बारे में मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्रांतिक कोण बता रहा हूँ, क्योंकि क्रांतिक कोण भी हमें पढ़ना है और उसके बारे में भी हमें डिटेल से चर्चा करनी है। हाँ, एक बात और बता देता हूं, इस सेशन के जितने भी एमसीक्यूज हैं, हमारा एक आगे टॉपिक आने वाला है डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, उसमें डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे। तो वहां पर इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। हालांकि आज भी करेंगे कुछ एमसीक्यूज, लेकिन और भी जो एमसीक्यूज बचेंगे वो हम लोग उस दिन करेंगे। ठीक है, तो सभी को एक बार फिर से बहुत प्यारा सुप्रभात। सत्यम जी, गौतम जी एंड दीपक जी, आशिया जी, सरोज, सुधीर, सभी का नमस्कार सभी को और स्वागत है सभी का। चलिए फिर शुरू किया जाए आज के सेशन को। क्योंकि हमने आपको ये बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में बेसिक फर्क हम लोगों ने जान लिया कि बेसिक फर्क मतलब एक तरफ चिकनी सतह से टकरा करके प्रकाश की किरण लौट करके आती है उसी माध्यम में, जबकि रिफ्रैक्शन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सैर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, जब जब आप पेंसिल को किसी भी पानी भरे ग्लास में रखते हैं तो ये पेंसिल आपको इस तरह से क्यों दिखती है? ऐसा लगता है ना कि पेंसिल जो है वो ऊपर से तो ठीक है आधा हिस्सा इसका, लेकिन जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वो या तो थोड़ा बड़ा हिस्सा दिखेगा या तो अपनी जगह से कटा हुआ हिस्सा दिखेगा। ऐसा होता है। ये कारण क्या है इसके पीछे? तो अभी इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या कहानी हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर पेंसिल है हवा में, उसके बाद यहां पर पेंसिल है कांच के अंदर, और यहां पर पेंसिल कांच और कांच के साथ साथ पानी दोनों के अंदर। अब कांच भी एक माध्यम है, जैसा कि आपको पता है, ये भी एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है और हवा भी एक माध्यम है। जब जब प्रकाश की किरण कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे आमतौर पर आप किसी भी चीज को देख पाते हो तो इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि आंखों पे लाइट पड़ रही है, इसलिए देख पाते हो क्योंकि उस चीज पर लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुंच रही है। और जैसे ही आपकी आंखों तक पहुंचेगी आप किसी भी चीज को अच्छे से देख पाओगे, वरना तो देख ही नहीं पाओगे ना। अब जैसे ही आप मान लो कि कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है और उस पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद आपने उस वस्तु को आराम से देखा, ठीक है, यहां तक बढ़िया। उस वस्तु को देखने के बाद आपने देखा कि आपकी आंख और उस वस्तु के दोनों के बीच में कई सारे माध्यम अलग अलग है। माध्यम का मतलब सिर्फ हवा मौजूद नहीं है, उसमें कांच भी मौजूद है, उसमें पानी भी मौजूद है। तो आप देखो कि प्रकाश जब जब आप पानी में डालते हो तो प्रकाश हमेशा झिलमिलाता है। आप कभी भी टॉर्च का फोकस हवा में सीधा सीधा रख सकते हो, लेकिन जब आप उस पानी के अंदर टॉर्च का फोकस मारोगे ना तो पानी के अंदर जाने पर टॉर्च का फोकस आपको सही नहीं दिखेगा, वो आपको झिलमिलाता हुआ दिखेगा या इधर उधर हिलता हुआ दिखेगा या थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। दूसरी बात, जैसे मान लो अगर कोई बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी में आप पानी भर दिए, अब उसके एकदम तली पे आकर के कोई सिक्का रख दीजिए। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का ना थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा लगता है ना सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें जो आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं वो एक बार तो पानी से निकल करके और दूसरी बार वो जब हवा में पहुंचती हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाश की किरण जब भी किसी माध्यम से होकर निकलती है तो विचलित होती है, उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है और उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी गति और उसकी दिशा
ये दोनों बदलते हैं। चेंज ऑफ स्पीड, यही कहानी यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको पेंसिल कभी सीधी दिख रही है, कांच के अंदर जाने पर थोड़ा सा हल्का सा विचलन दिख रहा है, और पानी के अंदर जाने पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पेंसिल कुछ अलग ही दिशा में रखी हुई है। यही है रिफ्रैक्शन, यही है अपवर्तन। और शब्द एक बार फिर से बता देता हूं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी गति व अपने दिशा को बदलती है। मतलब कि उसमें विचलन होता है, विचलन का मतलब विचलित हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, विचलन होता है, यही अपवर्तन है। अब एक चीज याद करिए, आप जब 10th में थे तो आपको एक प्रयोग करने को दिया जाता था, एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में आप लोग यूं एक शीट ऑफ पेपर लेते थे, और पेपर की शीट लेकर के इसे एक लकड़ी के गत्ते पर पूरी तरीके से चारों तरफ से फिक्स कर देते थे। फिर आपको कहा जाता था कि एक कांच ले लीजिए टुकड़ा। अब वो कांच का टुकड़ा ना काफी मोटा सा होता था और ऐसे चौड़ा सा होता था, तो वो कांच का टुकड़ा ला करके आपने यहाँ पर रख दिया, इस तरह से बीचों बीच। अब इसके चारों तरफ आप एक लाइन बना देते थे, तो ये लाइन बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपने खींची, और उसमें यहाँ पर दो पिन, पेपर पिन चुभा दी। फिर आप कांच में यहाँ से देखा करते थे नीचे की तरफ, क्योंकि मोटाई थी उसकी, तो आप ऐसे देखते थे कि आखिर वो पिन आपको किस डायरेक्शन में दिख रही है। फिर वो दोनों पेपर पिन ना किसी और दिशा में दिखा करती थी, तो आप उसी दिशा में कुछ इस तरीके से दो पिन और लगा देते थे, जो कि एकदम उसके सामने होती थी। और फिर बाद में आप पाते थे कि भाई इसकी दिशा तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन दिशा ऐसी ना होकर के ओरिजिनली तो ऐसी हो गई है। और फिर आपकी दो पिन यहाँ पर लगाई हुई, फिर आप बताते थे कि देखिए प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसती है, हमेशा उसका पथ विचलित होता ही है। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी होती थी। अब शायद आप लोगों को याद आ रहा हो कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था रिफ्रैक्शन को लेकर के। चलिए, जैसे कि ये याद आया। देखो, प्रकाश की किरण घुसी कहाँ, कांच के टुकड़े में। जाना चाहिए था इसको सीधा। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की किरण जाएगी किधर, तो कायदे से तो इसको सीधे इधर निकल जाना चाहिए, ऐसे। लेकिन ऐसे निकली नहीं ना, गई तो ये दूसरी दिशा में ही। तो यही अपवर्तन है। चलिए बढ़िया है, आप लोग समझ गए पॉइंट सारे के सारे। अब मैं सीधे सीधे ये बता देता हूं कि किसी भी लाइट वेव का, यानी किसी भी तरंग का झुकना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर, और ये इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी दोनों सब्सटेंस के बीच की अलग अलग होती है, यानी कि घनत्व अलग अलग होगा। अब देखो, हवा की बात करते हैं तो हवा तो कम घनी होती है, पानी की बात करेंगे तो पानी तो हवा से ज्यादा ही घना होता है। फिर उसके बाद अगर हम कांच की बात करेंगे तो कांच तो पानी से भी ज्यादा घना होता है। तो है तो सबके सब पारदर्शी, सब ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इनके घनत्व में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए जब जब हवा से कोई भी प्रकाश की किरण पानी में घुसती है तो विचलित होती है, पानी से वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसमें भी परिवर्तन आता है। अब एक काम करते हैं, अब आपको ये बताते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, इसमें इसका मतलब है कम घनत्व, और इसका मतलब है ज्यादा घनत्व। इसको यूं कह सकते हो आप, सघन माध्यम और विरल माध्यम भी। तो हम लोग, हाँ, इसे दो शब्द भी देते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन तो ये नहीं होगा, ये तो विरल ही होगा। विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। अब एक बात बताते हैं आपको, एक चीज याद रखिए हमेशा कि जब जब आप बात करेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ठीक है। जब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हमेशा याद रखिए कि जो थीटा आर है वो थीटा आई से ज्यादा होगा। यानी कि यहां पर सीधे सीधे लिखा जाए कि अपवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण से ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर वो रेयर से डेंसर में घुस रहे हैं तो फिर यहां स्थिति चेंज हो जाएगी। यहां स्थिति चेंज होने का मतलब कि जो थीटा आई है वो थीटा आर से ज्यादा होगा। यानी कि यहां पर आप सीधे सीधे एक स्थिति में समझ सकते हैं कि आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा। ये लॉजिक आपको मैं अभी बता दूंगा क्रांतिक कोण पढ़ाते समय, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर फिर भी एक चीज तो याद रखिए कि अगर हम रेयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पानी की बात कर रहे हैं, हवा की बात कर रहे हैं। लेकिन हम डेंसर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पानी और हवा से ज्यादा, यानी कि हम कांच की बात कर रहे हैं। यानी कि रेयर का मतलब यदि हवा है तो डेंसर का मतलब पानी है, रेयर का मतलब यदि पानी है तो डेंसर का मतलब कांच है। यानी कि पारदर्शी होना ठीक, लेकिन उस पारदर्शी में भी घनत्व का ज्यादा होना। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, वो कितने घने हुए हैं, उनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना ज्यादा है। जब जब हम अंतः आणविक बल की बात करते हैं, अंतः आणविक बल डिसाइड करता है कि किसी के अंदर फोर्स कितना ज्यादा है। चलिए फिर, नितेश जी गुड मॉर्निंग, और मंजीत जी, राहुल जी, राजहंस जी, अंजन जी, समझ में आ रहा है ये पॉइंट आपको जितने भी मैंने समझाए यहाँ पर? हाँ, आई होप कि लॉजिक, हाँ, लॉजिक ठीक ठाक जा रहा होगा। बस ये ध्यान दीजिएगा, अभी बताते हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए कि ये नीचे भरा हुआ है पानी और ऊपर भरी हुई है हवा। अब आप याद रखें कि जब जब मान लीजिए कि ये एक लंब है,
इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है थीटा आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा इतना होगा, ये होगा थीटा आर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने क्या बात की, पानी का मतलब घना, है ना? पानी का मतलब हो गया सघन और हवा का मतलब हो गया विरल। अब यदि पानी का मतलब सघन और हवा का मतलब विरल है, तो ये सघन से विरल में जा रही है। थीटा आर देखें, थीटा आई से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर अपवर्तन कोण हमेशा आपको आपतन कोण से ज्यादा मिल रहा है। और ऐसे इसी का जस्ट उल्टा होगा, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था। ये देखिए, यहाँ पर जब आपने देखा तो आपको समझ में आया, और यहाँ पर आप एक लंब खींच कर देख भी सकते हैं। ये देख लीजिए, ये लंब खींच करके, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेट अ सेकंड, हाँ, कोई कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी हिसाब से देखिए ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर थीटा आई जो है वो थीटा आर से ज्यादा है ना? यहाँ पर थीटा आई आपको थीटा आर से ज्यादा वैसे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना हो रहा है। तो थीटा आई थीटा आर से ज्यादा है। क्या बताया मैंने कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर थीटा आई हमेशा थीटा आर से ज्यादा होगा। ये होगा लॉजिक। तो चलिए हम एक काम करेंगे, छोटी छोटी चीजों को जानेंगे और उसके बाद लॉजिक सारा का सारा। रिफ्रैक्शन है क्या, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन कहने का मतलब कि गति एवं दिशा में आया हुआ बदलाव यदि किसी माध्यम में परिवर्तन की वजह से आया हो। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिख पाती हैं। हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस लगा होता है, और हमेशा जब जब मैंने आपको बताया है कि हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम परावर्तन की बात करते हैं, तो हम परावर्तन हमेशा मिरर से देखेंगे, यानी कि दर्पण को पढ़ेंगे उसमें। लेकिन जब जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन का मतलब जब जब हम अपवर्तन की बातें करेंगे, हमेशा याद रखिए कि हम इसमें लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस जो होते हैं, लेंस ही एक साइड से दूसरे साइड किरणों को निकाल देते हैं। तो रिफ्रैक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो जो जैसे टिकिया फोड़ देते थे हम लोग दिवाली में, कागज जला देते थे, याद आया? वो ऐसा करके एक ग्लास हुआ करता था, ऐसा करके, और हम उसको लेकर के घुमा करते थे और कुछ चीजें पढ़ते थे तो बड़ी बड़ी दिखती थी। वैसा ही है, लेंस है, प्रिज्म है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास को हिंदी में कहते हैं आवर्धक ग्लास। तो वो इन सब में से रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक जगह से निकलने वाली किरणें इनके अंदर से होकर के गुजरती हैं तो ज्यादा बड़ी दिखने लगती हैं, और वो फिर आपकी आंखों तक पहुंचती हैं, तो आपको देखने में आसानी होती है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देख लो यहाँ पर क्या कहा था मैंने, यहाँ पर जो माध्यम है वो विरल है। विरल का मतलब यहाँ पर रेयर मीडियम है, और यहाँ देखिए ये डेंसर है, सघन है। अब सघन की स्थिति देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा आई, यहाँ देख लो थीटा आर, और यहाँ देख लीजिए थीटा आई इज मोर देन थीटा आर, यानी कि हमेशा आपतन कोण आपको अपवर्तन कोण से ज्यादा मिलेगा। स्थिति हमेशा याद रखिए कि जब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना हो, यही सघन से विरल में हो तो उल्टा हो जाएगा, अपवर्तन कोण ज्यादा हो जाएगा आपतन कोण से। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस। और बस ये कहानी अब थोड़ा और आगे बढ़ेगी, और हम लोग थोड़ी और चीजें जानेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब जब कोई भी लाइट एक एंगल पर जाकर के चलती है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊंगा आपको, अपवर्तक सूचकांक क्या होता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो फिर ये ना रह जाए कि वो रह गया। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, अपवर्तक सूचकांक का मतलब होता है कि मेनली लाइट स्लोज डाउन, इट गोज इनटू द न्यूअर मीडियम। तो हम यूं कहते हैं सीधे सीधे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति बटे माध्यम में प्रकाश की गति, सिंपली। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां निर्वात में प्रकाश की गति, और उसके बटे हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की गति। अच्छा देखिए, ये इसको लिख दिया हमने n, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक, निर्वात में प्रकाश की गति को हम लिखते हैं c से, क्योंकि आपको याद होगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें E का मतलब हो गया ऊर्जा, M का मतलब हो गया द्रव्यमान, लेकिन C का मतलब होता है प्रकाश की निर्वात में गति, जो कि होती है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना? तो ये हो गया C, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको वेलोसिटी v लिखते हैं। तो यहां पर आप अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो शब्द है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप सीधे सीधे लिख सकते हो, n इज इक्वल टू c बाई v। सबके अलग अलग भी होते हैं, ये भी बता दूं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, तो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। वैक्यूम की बात करें तो निर्वात की, निर्वात, तो निर्वात का अपवर्तक सूचकांक कितना होगा, जैसा कि आपको पता है, इसका तो 1 ही होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मान लीजिए 3 गुणे 10 की घाते 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो वो भी 3 गुणे 10 की घाते 8, क्योंकि वैक्यूम ही है। तो निर्वात का अपवर्तक सूचकांक तो 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे 3 गुणे 10 की घाते 8 बराबर 1। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं, हीलियम, तो हीलियम का पता है कितना होता है? हीलियम, हीलियम बहुत ही बहुत ही कम परमाणु क्रमांक वाली, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु संख्या वाली गैस है।
केवल इसका परमाणु संख्या है 2। तो अब इसका जो सोचो 1.0000036 इतना कम होता है इसका। ठीक है? अगर हम पानी की बात करें वाटर की, तो पानी का होता है 1.3 सूचकांक। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, शर्करा घोल अगर हो, तो शर्करा घोल का क्या हो जाएगा? उसका याद रखिए, उसका लगभग हो जाएगा 1.38, लेकिन 30% शर्करा घुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप खूब एकदम शक्कर घोल दो और वो बना दो उसकी चाशनी और बोलो कि सर चाशनी का तो ज़्यादा ही अपवर्तक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चाशनी नहीं बनानी। 30% तक शक्कर अगर घोलेंगे तो 1.38 उसका अपवर्तक सूचकांक होगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन चाशनी, शर्करा का घुला हुआ पानी। चलिए, इसके अलावा है ग्लास। ग्लास का मतलब होता है काँच। टिपिकल जो काँच होते हैं उनका 1.5 होता है और अगर आप काँच के बाद हीरे की बात कर लें, है ना? तो हीरा जो होता है उसका होता है 2.4। ये सबके अलग-अलग अपवर्तक सूचकांक है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ, एक बात और कि लाइट जब-जब पानी में ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ेस हमेशा। जब-जब वो सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी स्पीड तो घटनी ही है। जब-जब वो विरल माध्यम में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़नी ही है। ये तो फिक्स है। तो एक डिफरेंट एंगल पर चलने की वजह से लाइट की स्पीड यानी एक अलग कोण में चलने की वजह से लाइट की गति धीरे-धीरे कम होती जाती है। चलिए, यहाँ तक कहानी सब पूरी की पूरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए फिर, एक काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा लेंसेज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहानी है। हाँ, स्नेल्स लॉ इसको भी नहीं छोड़ सकते। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम कहेंगे इसे। स्नेल का नियम। Incident ray, refracted ray and the normal to the interface of two media at the point of incidence all lie on the same plane. The ratio of sine of the angle of incidence, ratio of sine of angle of the reflection is a constant. This is known as the Snell's law of reflection. अरे इनका सीधा-सीधा कहने का मतलब ये है। हाँ, वैक्यूम से वाटर में, वाटर से वैक्यूम में लाइट जाने पर स्पीड वही रहेगा क्या? ना, ना, वैक्यूम से जब वाटर में जाएगा तो स्पीड कम होगा और जब वो वाटर से वैक्यूम में आएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है मंजीत जी? जब-जब वो विरल से सघन में जाएगा तो स्पीड कम होगी ही। जब-जब वो सघन से विरल में आएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फ्री हो जाता है ना भाई, उसको ट्रैवल नहीं करना, उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो स्पीड बदल जाएगी। इसीलिए तो एंगल ज़्यादा हो जाता है। चलिए फिर, स्नेल्स लॉ क्या है? इसके बारे में थोड़ी जान लें। जैसा कि मैंने कहा कि यदि मान लीजिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कहने का मतलब ये था उनका कि ये एक माध्यम की मान लीजिए दीवार है और माध्यम की दीवार को थोड़ा ठीक-ठाक बना लेते हैं। ये रही। ये कोई लाइन है माध्यम की। ओके। अब देखिएगा यहाँ पे ये है इस पर नॉर्मल। नॉर्मल हमने क्या कहा था? ये है नॉर्मल। इस नॉर्मल को हम कह देते हैं आराम से एक लंब, अभिलंब कहते हैं इसे। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ से ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि थीटा आई थीटा आर से छोटा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि नीचे सघन है और ऊपर विरल है। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ। थीटा आई यहाँ पर थीटा आर से छोटा है। अपवर्तन कोण से हाँ, बिल्कुल। अपवर्तन कोण से जो आपतन कोण है वो छोटा है। चलो बढ़िया। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? स्नेल का नियम ये कहता है कि यदि ये सभी के सभी एक ही समतल पर हों, ठीक है? ये सभी एक ही समतल पर हों, तो उस समय पर साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर बराबर कांस्टेंट। ये कहते हैं स्नेल्स, या यूं कह सकते हो आप इसे, बहुत सारे लोग एंगल को आई ही लिखते हैं सिर्फ, तो आप इसे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब दो में से कुछ भी लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए। अगर आप एंगल्स को थीटा के साथ लिखना चाहते हो, चूंकि हम लोग ना साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि साइंस के स्टूडेंट कहने का मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्पेसिफाई कर लिया करते थे ताकि दिक्कत ना हो कहीं आगे। थीटा आई लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल की ही बात हो रही है। थीटा का मतलब ये होता है सीधे सीधे एंगल। थीटा मतलब एंगल ही दिखाता है। थीटा एंगल के अलावा कुछ और नहीं दिखाता प्राइमरली। थीटा, हाँ, थीटा से आप टेम्परेचर देख सकते हो, लेकिन टेम्परेचर भी कब? जब वो टेम्परेचर के डायमेंशन में लिखा जाए, तब थीटा से टेम्परेचर देखा जाता है, वरना तो थीटा से और कुछ नहीं देखते हैं। फिजिक्स का यही है हमारा सिंपल नियम। तो थीटा से आमतौर पर एंगल देखते हैं और एंगल जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। चलो फिर भाई, ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। आइए लेंसेज की बात कर लें। मैंने क्या बोला था कि आपको एक गोला है, उसको काटना है, ठीक? ये एक गोला है, इस गोले को काटना है आपने। तो आपने क्या किया? इसके 2 हिस्सों को काटा, यहाँ से mn और यहाँ से pq। ये ये mn pq, mn pq के साथ काट करके आपने यूं जॉइन किया, बढ़िया मोटे-मोटे हैं, और फाइनली आपने उसमें एक अच्छा खासा कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेंस, हिंदी में भी इसे लेंस ही कहते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है अ, इसे हम लोग कह सकते हैं कॉनकेव को, हिंदी में कहेंगे इसे अवतल,
और इधर हम लोग लिखेंगे कॉन्वेक्स, इसे हम कहेंगे उत्तल। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो अवतल लेंस होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब ये अपसारी होता है। वेट अ सेकंड, अपसारी। और जो कॉन्केव मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। इसे हमने कहा था कि ये अभिसारी होगा। ऐसे ही इसी का उल्टा आप याद रखिए कॉन्वेक्स में भी होगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, उसे अपसारी कहोगे आप। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर दी तो मेरे दोस्त, लेंस में तो एक बात याद रखिए कि लेंस तो कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग का मतलब ये होगा अभिसारी। अब ये पॉइंट जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था याद रखिएगा। बस अगर ये याद है ना तो फिर चीजें भूल नहीं सकती, फिर आप आराम से याद रख पाओगे सारी चीजें। थोड़ा सर्दी का प्रभाव ज्यादा है, आप लोग भी काढ़ा वगैरह पीते रहिए, हम भी वही पी रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा ज्यादा ज्यादा पानी पीते जा रहे हैं आज। चलिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव ये दोनों की बातें हमने कर ली। कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ पे शब्द मैंने क्या लिखा है, कॉन्वेक्स जो लेंस होगा, लेंस तो होगा कन्वर्जिंग। अब जैसा कि हमने आपको ये बताया है कि दो हिस्से काटे गए, तो ये देखिए, एक हिस्सा यहाँ, तो दूसरा हिस्सा यहाँ। अब ये दोनों हिस्से अगर यहाँ पर आ गए तो mn वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर मान लो यहाँ पर लाया गया तो इसका सेंटर तो यहाँ होगा, और ये वाला हिस्सा pq वाला हिस्सा यहाँ लाया गया तो इसका सेंटर तो यहाँ होगा। तो यानी कि दो सेंटर आपको मिल गए। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो या नहीं? एक बात ध्यान दो फिर से, मेरा कहने का मतलब ये है आप सभी को कि mn वाले हिस्से को जब आप काट करके ले आए तो इसका सेंटर तो यहाँ होगा। ये हमारा हिस्सा पहला mn वाला है। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा pq को काट करके ले आए तो pq वाला काट के लाए तो इसका सेंटर तो इधर होगा, तो pq वाले का सेंटर आपको ऐसे मिला। तो यानी कि ये हो गया सेंटर 1 और ये हो गया सेंटर 2। अब इसी के बीच में ये हो जाएगा फोकस 1 और ये हो जाएगा फोकस 2। और जब जब कोई भी चीज को आप अनंत पर रखते हो तो फोकस पर इमेज बनती है, फिर उसके बाद अनंत से थोड़ा पहले आते हो तो फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बनती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। मैंने जब दर्पण पढ़ाया था, दर्पण में आपको सारी चीजें क्लियरली बता दी थी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाकर के देख लीजिए, वो लॉजिक भी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा और ये लॉजिक भी। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको सीधे सीधे ये बताया कि कॉन्वेक्स लेंस से होकर के जब ये समांतर किरणें गुजरती हैं तो ये सभी जा करके एक ही जगह पर बिंदु पर केंद्रित होती हैं। देखिए, ये जो नेचर है ना, इसी नेचर को बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब यही होता है कि ये सभी किरणों को ला करके एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब जो सभी को ला करके एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। इसे हमने एक शब्द लिखा और कहा कि ये है अभिसारी लेंस। चलिए, थोड़ी थोड़ी और पॉइंट्स देख लीजिए और बस समझ लीजिए कि कहानी कहाँ कहाँ से होकर के गुजरेगी। कहाँ से होकर के कहानी गुजर रही है? सबसे पहले एमएन हिस्सा है, एमएन हिस्से का बीच में ओ, ओ को हम कहेंगे प्रकाशक केंद्र। मेरी हिंदी तो ठीक समझ में आ जाती है ना आपको जो लिखता हूँ, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे तो इंग्लिश में ठीक लिख देता हूँ, बट हिंदी में दिक्कत हो तो बताइएगा। इसको कहते हैं प्रकाशक केंद्र या इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ओ। ठीक है, चलिए, सबसे पहले दूसरी बात कर लेते हैं कि फोकस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि F1 मतलब फोकस, फोकस 1, और F2 इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको कहेंगे हम मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस बन गया हमारा, क्योंकि देखिए लेंस में होता क्या है कि लेंस में कोई परावर्तन तो हो नहीं रहा है कि किरणें टकराएंगी और टकरा के वापस आएंगी फिर एक बिंदु पर केंद्रित होंगी। जब हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर को, तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर आकर के सारी की सारी जो किरणें हैं वो इकट्ठे हो रही हैं। तो ये वाला पॉइंट हो जाता था फोकस वाला पॉइंट। अब उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कांच का एक ही टुकड़ा काटा गया था, यहाँ तो दो टुकड़े पड़े हुए हैं। तो अगर ये दो टुकड़े हैं तो इन दो टुकड़ों का कुछ अलग ही सीन बन जाएगा। इस पार से उस पार निकल तो जाएंगी सभी की सभी किरणें, लेकिन निकलने के बाद एक जगह पर केंद्रित होंगी। अब यही आपको कहानी मैं आगे चल करके बताता हुआ चलूंगा, है ना। एक जगह पर ये जा करके केंद्रित तो होंगी। वेट अ सेकेंड, हाँ, ये एक जगह पर जाकर के केंद्रित तो होंगी। अब एक काम करते हैं, प्रिंसिपल फोकस हो गया, एक जगह पर केंद्रण हो गया, 2F2 C2 ये वो तामझाम सब कुछ, हाँ हाँ ठीक ही है, ओके। और यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। C1 जो है वो केंद्रक 1 है, इसे हमने क्या लिखा है, C1F1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं OF1। या एक काम कर सकते हैं, चूंकि दोनों ही बराबर है, C1F1 और OF1 दोनों बराबर है, तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हो 2 गुणे F1, यानी फोकल लेंथ का दुगुना त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी है वो केंद्र से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी। ऐसे ही यहाँ पर C2 है, तो C2 को भी हम क्या लिख रहे हैं कि C2F2 प्लस OF2, और यदि ऐसा है तो ये भी हो जाएगा 2F2। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि 2 गुणे फोकल लेंथ, अगर आप O से लेकर के दूरी निकालेंगे तो वही निकल करके आ रही है। फिर उसके बाद तीसरी कहानी वो ये है कि सभी के सभी जा करके केंद्रित हो रहे हैं एक F2 पर। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग ना इसके बारे में सीधे सीधे पढ़ ही लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर बिंदु बनेगा। हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में? ये देखिए, ये हिंदी रख देता हूं मैं, प्रकाशक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के आसपास। मैंने कहा था ना अगले सेशन में ले आऊंगा हिंदी, तो ले आया मैं। आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी लास्ट सेशन में। ये देखिए, ये है हमारा, हाँ, ये है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस,
और बस इसी कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी में से निकलने वाली किरणें, ये कॉन्वेक्स लेंस को हमने इस तरह से विभाजित कर लिया, 2 भागों में बट गया ये। अब उसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं छोटे-छोटे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये है C1 जिसे हम कह रहे थे 2F1, ये है यहाँ पर F1, ये है यहाँ पर O, ये है यहाँ पर F2 और ये है यहाँ पर C2 जिसे हम लोग लिख रहे थे 2F2। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ला करके रखना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पर रखा हुआ, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है, मान लीजिए ये अनंत है, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 अनंत की स्थिति, अनंत का मतलब होता है इंफिनिटी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब का मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी F2 पर, यानी कि ये होगा 1 डैश। बहुत ही छोटी इमेज बनेगी बिंदु आकार की, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, जब-जब आप कन्वर्जिंग पढ़ोगे, कन्वर्जिंग का मतलब मैंने अभी-अभी बताया कि जब-जब आप अभिसारी पढ़ोगे, तो अभिसारी में आपको रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक स्थिति को छोड़ के, कि जब आप F1 और O के बीच में चीज़ों को ना ले आओ। अगर F1 के पीछे है चीज़ें, तो वास्तविक में वो उल्टा प्रतिबिंब ही बनने वाला है। चलो 2F1 से परे, 2F1 से परे का मतलब कि इन्फिनिटी और C1 के बीच में कहीं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है मान लीजिए 2, ठीक है? नंबर 2 है ये, तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं 2 डैश छोटा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा, ठीक है? अब देखिए, केंद्र पर अगर ला करके रख दोगे किसी चीज़ को, तो मैंने क्या बताया था कि जो इमेज है, वो हमेशा बराबर ही बनेगी। तो यानी ये 2F2 पर बनेगी, यहाँ पर, ये देखिए 3 डैश और ये 3 और 3 डैश जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे, मिला करके देखते रहिएगा। नोट्स डाउनलोड करेंगे, मिला के देखिए, आपको समझ में आएगा। 2F1 पर रखा, तो 2F2 पर समान साइज़ की फोटो बनेगी, वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब होगा। ओके, फिर उसके बाद F1 तथा 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच में रखिए यहाँ पर, नंबर 4। और अगर F1 और 2F1 के बीच रख दिया, तो फिर अब क्या होगा आगे? 2F2 से परे इमेज बन जाएगी। 2F2 से परे का मतलब कहीं यहाँ इमेज बनेगी, ये है 4 डैश। अब देखिए, जैसे-जैसे आप सेंटर से नज़दीक आते जाओगे F1 तक, वैसे-वैसे वो सेंटर से नज़दीक O तक, वैसे-वैसे इमेज बड़ी होने लग जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने पर याद रखिएगा कि F1 तथा 2F1 के बीच 2F2 से परे, ये देखिए बड़ा और विवर्धित मतलब बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वास्तविक में उल्टा बनने वाली है। अगर फोकस F1 पर रख दें कोई चीज़ ला कर, ये लो मान लो 5, तो अनंत पर बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं 5 डैश, सोचो, यहाँ कहीं बनेगी फोटो और बहुत बड़ी फोटो बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वास्तविक में उल्टा ही बनने वाली है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को उठा करके आप यहाँ बीच में ला करके रख दिए ना, ये 6 F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बन जाएगा, बड़ा और विवर्धित। लेकिन इस बार ये आभासी एवं सीधा होगा, इस बार ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इधर ही कहीं ये 6 डैश बन जाएगा और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सही मिलेगी नहीं इमेज आपको। तो अब आपको समझ में आया कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक आप स्थिति चेंज कर सकते हैं। अनंत पर, ये देखिए इन्फिनिटी पर, फिर ये 2 नंबर का मतलब अनंत तथा सेंटर के बीच, फिर सेंटर पर, फिर सेंटर तथा फोकस के बीच, फिर फोकस पर और फिर फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। जैसे-जैसे आप किसी भी बिंब की इमेज पाओगे, यानी जैसे-जैसे आप किसी भी प्रतिबिंब को पाओगे, आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका जो बिंब है या इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। ये लॉजिक क्लियर हो गया या नहीं? फटाफट बताइए। जैसे-जैसे नज़दीक लाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। अरे हाँ, ना कुछ तो बोल दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, 2-3 लोग तो कह रहे हैं हाँ, बाकी लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार बताइए। मंजीत जी कह रहे हैं सर प्रोजेक्टर इसी पर काम करता है क्या? लेकिन प्रोजेक्टर में क्या कन्वर्जिंग होता है सिस्टम? हालाँकि दोनों ही होंगे उसपे, उसका जो लेंस होता है सामने का, लेकिन आम तौर पर जो उसका लेंस होता है ना, वो तो फैलाता है चीज़ों को। प्रोजेक्टर का जो लेंस होता है, प्रोजेक्टर का लेंस कभी ऐसे नहीं करता ना कि कन्वर्ज कर दे एक जगह पर। वो तो छोटी जगह से फैला करके बड़ा दिखाता है। तो वो लेंस तो दूसरा ही हो गया, ये वाला तो लेंस ही ना हुआ। ठीक है? बता देंगे अभी कॉनकेव वाला जब बताएँगे तो वहाँ पर लॉजिक बता देंगे आपको। अरे देखो यार इतने सारे लोग लाइव हैं, मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है ना? हमारी चर्चाएँ होंगी इस सेशन में, आप क्वेश्चन पूछोगे, हम डाउट क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास ही दे दी जाए आपको और आप बस उसपे पढ़ते रहिए। तो कभी तो रिप्लाई किया कीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी क्रश ने आपको इग्नोर किया और अब उसका बदला मुझसे निकाल रहे हैं मुझे इग्नोर करके। भैया इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हाँ, ना कुछ तो करते जाओ। खैर प्रवचनों का कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट हो आप लोग, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई भी समस्या है तो मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है, वो है navdeep.singh@gradup.co। ये मेरी ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है और इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम है वो भी है। आपको बस टेलीग्राम पर सर्च करना है नवदीप सिंह 003, कोई गैप मत दीजिएगा, मैं मिल जाऊँगा और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डाउट ज़रूर वहाँ पर सॉल्व करके दूँगा। ठीक है? चलिए, अब कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि ये होगा अपसारी। ये हो गया अपसारी, विचलन वाला लेंस है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी हिस्से का, जैसे ये था गोला, ठीक है? अब इस गोले का आपने ये वाला हिस्सा काट करके अलग किया और उसके साथ-साथ ये वाला हिस्सा भी काट करके अलग किया। तो ये M, N
और ये पी क्यू, ये दोनों हिस्से काट करके अलग किए, लेकिन इन दोनों हिस्सों को ऐसे ला करके नहीं लगाया। इन दोनों हिस्सों को देखो, ये दोनों हिस्से ऐसे ऐसे ला करके लगाया तो ये कॉन्वेक्स बन रहा था, कॉन्वेक्स बन रहा था, और ऐसे ला करके लगा दिया तो ये कॉनकेव बन गया, है ना? अब वही है कि इधर एम एन को रखा ऐसे और इधर पी क्यू को रखा ऐसे। अब बस सोचो कि एम एन वाले का सेंटर इधर, पी क्यू वाले का सेंटर इधर। लेकिन ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग कहने का मतलब इसमें जब प्रकाश की किरणें घुसेंगी वो तो दूर भागेंगी। ये देखिए, प्रकाश की किरणें घुसी तो वो दूर भागी, तो यानी कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल फोकस तो हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल फोकस कहने का मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर आकर के सभी की सभी किरणें एक ही पॉइंट पर, बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अलग ही है इसका सिस्टम तो। यानी कि दूर भागेंगी। अब जब दूर भागेंगी तो ये डाइवर्ज करेगा, और इसका एप्लीकेशन जब मैं ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट बताऊंगा तो वहां पर समझा दूंगा आपको कि ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट में हम इसके एप्लीकेशन को कैसे पढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को जब रेटिंग देने का ऑप्शन आया करें ना, तो उस टाइम पे मिस मत किया कीजिए उस ऑप्शन को। प्लीज रेटिंग जरूर दीजिए फैकल्टी को। जब भी आप किसी फैकल्टी को जब भी आप पढ़ते हैं उससे, तो उसे रेटिंग जरूर दीजिए। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे लिए। आप क्या रेटिंग देते हैं ये आप पर है, पर आप रेटिंग जरूर दें। चलिए फिर, चूंकि हम लोगों ने पॉइंट्स को समझ लिया, पॉइंट्स को पढ़ लिया, 2F1 यहाँ पर O, बस अब यहाँ पर दो ही स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका हम्म, और बस एक तो है यहाँ पर F और यहाँ पर है 2F1। बस अब इतनी बात है कि या तो कोई भी चीज इन्फिनिटी पर हो सकती है, और या तो कोई भी चीज इन्फिनिटी से लेकर के F1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, हाँ F1 कह रहा हूँ, सॉरी, ये ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है वो। तो यदि कोई भी चीज अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पर रखी हुई है, जैसे यहाँ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी यहाँ पर 1 डैश, इसी बार बनेगी। और यदि कोई चीज इनके बीच में कहीं भी रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ रखी हुई है, ये 2 है, तो उसकी इमेज हमेशा यहाँ पर बनेगी, ये 2 डैश है, चाहे इसी के बीच में क्यों न रखी हो। अगर मान लो कोई भी चीज यहाँ पर रखी है ना 3, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी 3 डैश। तो हमेशा याद रखिए कि जो कॉनकेव लेंस, यानी कि ये एक तरीके के डाइवर्जिंग लेंस हैं। ये डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस कहते हैं। ये अपसारी लेंस जब जब कार्य करना शुरू करते हैं, इनके अंदर आपको छोटी इमेज ही मिलती है, और छोटी इमेज मिलने के साथ साथ वो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वो कभी भी रियल नहीं होता। तो बस ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स मैंने निकाल करके रख दिया आपके सामने। आप देख लो, अनंत पर फोकस F1 पर, और अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्रों के बीच तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच ही इमेज बननी है। बिल्कुल सीधा, सिंपल और शॉर्ट, है ना? तो अब देखिए पॉइंट क्या आता है कि एक स्विमिंग पूल हमेशा थोड़ा-सा छिछला दिखता है। छिछला कहने का मतलब उसमें ना गहराई कम दिखती है। कारण ये है कि स्विमिंग पूल का ये तल है, इसके ऊपर भरा हुआ है पानी। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल तो रही हैं, लेकिन यहाँ आती हैं तो सीधे आपकी आँखों तक आती नहीं, कुछ इस तरीके से आपकी आँखों तक पहुँचती हैं। अब अगर ये इस तरीके से आपकी आँखों तक पहुँची तो लगेगा कि ये नज़दीक है, ये आपको ऊपर दिखेगा ऐसे, पर ऐसा होता नहीं है, स्विमिंग पूल गहरा होता है। मैंने वही बताया था ना कि बाल्टी की तली में अगर छोटा-सा सिक्का रखा हो, तो वो छोटा-सा सिक्का आपको लगेगा कि यार ये ऊपर है, पर वो ऊपर होता नहीं है, वो रहता तली पर ही है। यही एक कहानी है। सितारों की जगमगाहट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है वो भी बताऊं। मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आशिया आप खड़े हुए हो यहाँ पर, मंजीत जी मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं बढ़िया से एकदम, ये देखिए मुस्कुराते हुए आप देख रहे हो यहाँ तारों की तरफ। अब एक तारे से जब भी कोई लाइट चलती है, तो वो लाइट सबसे पहले वायुमंडल में घुसेगी, तो कहीं पर गैसें सघन है, तो कहीं पर गैसें विरल हैं। तो जहां सघन होंगी वहां ये इस तरीके से, जहां विरल होंगी वहां इस तरीके से, फिर सघन में ऐसे, फिर विरल में ऐसे, फिर सघन में ऐसे, विरल में ऐसे, सघन विरल, और आपकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही ज्यादा जिग जैग तरीके से होकर के आती हैं। जिग जैग तरीका कहने का मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा उल्टे पुल्टे होकर के आती हैं। और जब ये ऐसे उल्टे पुल्टे होकर के आएंगी, तो ये पॉइंट तो याद रखिएगा कि जब जब ये उल्टे पुल्टे होकर के आएंगी, तब तब ये आपकी आंखों तक पहुंचेंगी, और आपकी आंखों तक पहुंचने पर आपको लगेगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा होता है, तारों का टिमटिमाना ऐसा ही होता है। दैट इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलिए फिर, ये समझ में आ गया ना तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर क्यों दिखता है, कहानी क्या है उसके पीछे। मौत पूछ रहे हैं सर पेंसिल पानी में क्यों टेढ़ी दिखाई देती है। यार मौत एक बात बताओ, आपको मैंने कितना एक्सप्लेन किया था ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये मैंने ये दूसरा स्लाइड था, मैंने कितना एक्सप्लेन किया था आपको कि रिफ्रैक्शन होता है। देखिए, हवा एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, कांच और पानी भी एक माध्यम है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी गति और अपनी दिशा को बदलती है, विचलन होता है, यही अपवर्तन है, और इसीलिए आपको ये टेढ़ी दिखती है। तो मैंने आपको बताया तो था सब कुछ, एकदम एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, है ना? तो सब कुछ आपको समझा दिया था इस पे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा टीआईआर के बारे में जान लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि एक स्थिति की बात करता हूं मैं, आप थोड़ा यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा, आपको यहाँ लॉजिक लगाना है और बस कुछ नहीं। देखो, अगर मान लो कि नीचे जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, और जो ऊपर का माध्यम है, ये ऊपर का माध्यम विरल माध्यम है। अब सघन और विरल में अब थोड़ी थोड़ी सी बातें होंगी, और यहाँ पर मैंने 3 लंब भी रख दिए,
एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। अब मुझे ये बताइए कि जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक मिनट, हाँ। हम्म, मैं कहता हूं कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। यानी स्थिति ये बन रही है कि ये है थीटा आई और ये है थीटा आर। एक पॉइंट जो मैंने आपसे चर्चा किया कि क्या होगा इस कंडीशन में, थीटा आई हमेशा थीटा आर से छोटा होगा क्योंकि ये सघन से विरल में जाने वाला है। अच्छा दूसरा बताइए, अगर मान लीजिए मैं थीटा आई की वैल्यू बढ़ा दूं तो थीटा आर और बड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं थीटा आई को और बड़ा करूं तो थीटा आर और बड़ा हो जाएगा ना, और नीचे की तरफ आएगा। हाँ, अगर मान लीजिए मैं थीटा आई की वैल्यू बढ़ा दूं और ज्यादा, अगर मैं थीटा आई की वैल्यू बढ़ा करके इतनी कर दूं कि जो थीटा आर है वो थीटा आर 90 डिग्री हो जाए। ये देखिए, अगर मैं थीटा आई की वैल्यू बढ़ा करके इतनी ज्यादा कर दूं कि थीटा आर 90 डिग्री हो जाए, यहां पर देखिए थीटा आर बराबर 90 डिग्री और ये है वैल्यू थीटा आई की, तो इस वाले थीटा आई को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, इसे कहेंगे हम लोग थीटा सी। थीटा सी को हम कहते हैं अपनी भाषा में क्रिटिकल एंगल। पॉइंट समझ में आ गया ना? थीटा आई की वैल्यू बढ़ाने पर हमेशा थीटा आर की वैल्यू बढ़ती है। जब जब आप आपतन कोण बढ़ाएंगे हमेशा अपवर्तन कोण बढ़ेगा। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन 90 अंश हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए उसे क्रांतिक कोण थीटा सी कहते हैं। अब याद रहेगा? और अब सोचो, हाँ अब सोचो कि यदि आपने इससे भी ज्यादा वैल्यू बढ़ाई तो क्या होगा? यदि आप क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू बढ़ाने पर एक स्थिति बनेगी जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहता हूं। यदि आपने थीटा आई की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दी तो हमेशा इससे टकराने के बाद वो वापस इसी माध्यम में प्रकाश की किरण आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि जब, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब थीटा आई को थीटा सी से ज्यादा बढ़ा दें, ज्यादा बढ़ा देंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और ये देखो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये थीटा आई है, यहाँ पर देखिए ये थीटा आर है, और यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगेन थीटा आई बराबर थीटा आर। और यदि ऐसी कोई स्थिति बन गई थीटा आई बराबर थीटा आर, तो इसका मतलब यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या समझाया था? पहली स्लाइड में आपको सीधे सीधे समझाया था रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थीटा आई बराबर थीटा आर, लेकिन दूसरी दूसरी बार मैंने बताया था कि कभी भी अपवर्तन में थीटा आई बराबर थीटा आर हो ही नहीं सकता। थीटा आई बराबर थीटा आर, इसका मतलब ये स्थिति जो है वो बन रही है परावर्तन की, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब पता है आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सोचो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो भी रहा है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की स्थिति में चिकना सरफेस भी नहीं है। मतलब परावर्तन आपको तब देखने को मिल रहा था ना जब कोई चिकना सरफेस हो, जब कोई चिकना सतह हो, दर्पण हो, या मेटल का एकदम बढ़िया से चिकना किया हुआ जगह हो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि जब थीटा आई की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा हो गई, यानी क्रांतिक कोण से भी ज्यादा आपतन कोण हो जाए। क्रांतिक कोण से ज्यादा यदि आपतन कोण हो जाए तो फिर उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होगा ही, टीआईआर होगा ही। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था। अब आप ये इमेज भी है जो मैंने डाल दी है यहाँ पे। उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं सबसे पहले वाटर बबल्स। वाटर बबल्स शाइन, मतलब कि पानी के बुलबुलों का चमकना, बुलबुला ही बोलते हैं ना, बुलबुलों का चमकना। देखिए प्रिज्म में क्या होता है दोस्त, मॉक जी, प्रिज्म में, हाँ प्रिज्म में जब भी कोई लाइट घुसती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन, उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। उसे डिस्पर्शन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और दूसरा उदाहरण दे देता हूं आपको, बिल्कुल सही है, मिराज। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। तो ये मृग तृष्णा भी एक तरीके से, जैसे होता क्या है ना, रेगिस्तान में या कभी भी आप रोड में चलते हो और अगर अच्छी डामर रोड है, डामर रोड कहने का मतलब समझ गए ना, कोलतार की रोड है, ऊपर से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, आपको ऐसा लगेगा सामने पानी भरा हुआ है, और वो पानी नहीं भरा हुआ होता। उसमें होता क्या है कि सतह से टकराने के बाद जब किरणें वापस उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, तो परावर्तित होने पर आपको मृग तृष्णा जैसी लगती, लगता है कि पानी है, पर पानी ऐसा होता नहीं। तो देखो रोड में अगर ऐसा हो रहा है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगर रोड में कांच रखा होता और ऐसा हो रहा होता, दर्पण रखा होता ऐसा हो रहा होता, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं, सिर्फ परावर्तन कहते हैं। लेकिन रोड जो है वो कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस तो है नहीं, रोड कोई ऐसी चिकनी सतह तो है नहीं ना जिसमें से परावर्तन हो, लेकिन फिर भी हो रहा है, इसका मतलब उसे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, उसे टीआईआर कहा जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, छलावा ही समझ लो, बस यही है।
चलिए, तो मिराज हो गया मृत तृष्णा। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरा जब चमकता है ना, तो हीरे के अंदर क्या होता है, लाइट जाती है। लाइट जाने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये हीरा है, एग्जाम्पल के तौर पर ये है हीरा, ठीक है। अब हीरे में जब जब लाइट जाएगी, तो एक लाइट अगर अंदर घुसी, इधर जाएगी, इधर टकराई, इधर से इधर टकराई, इधर से इधर टकराई, इधर से इधर टकराई, मतलब वो अंदर ही अंदर कई बार टकराती है। उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अंदर ही अंदर, और इसीलिए हीरा चमकता है। एक बार तो ऐसा ही पूछा हुआ था कि हीरे का थीटा सी कितना होता है, तो थीटा सी होता है 24 डिग्री। याद रखना भैया, क्रांतिक कोण कितना होगा, 24 डिग्री होगा। और ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी के बारे में जो बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो ओएफसी के अंदर भी प्रकाश इसी तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। मॉक पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है। मॉक पहले तो ये बताओ आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उस डायमंड में। भैया डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना। फिरोज, अच्छा ठीक है। हाँ तो फिरोज भाई देखो, डायमंड का होता है स्ट्रक्चर। डायमंड केमिस्ट्री का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है। हालांकि डायमंड जो होता है वो इतना ज्यादा जिस तरह से आपको चमकदार देखने को मिलता है इस तरह पाया नहीं जाता, वो चमकदार उसको बनाया जाता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय संरचना है। अब इस चतुष्फलकीय संरचना में एक पॉइंट तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक पॉइंट है वो ये है कि चतुष्फलकीय संरचना में कभी भी किसी भी तरह से कोई भी लाइट एंटर करेगी तो वो लाइट एक सतह से टकरा करके दूसरी की ओर आएगी ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके अंदर होगा ही। तो इसकी संरचना की वजह से इसके अंदर एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की स्थिति बनती है। और दूसरा, डायमंड होता है चमकदार, और जो भी चीजें चमकदार होती हैं उनके अंदर कभी भी लाइट जाकर के ट्रैप होती है। ठीक है मॉक, अरे मॉक मतलब आपका नाम फिरोज है, ठीक है। लाइट ट्रैप होना मतलब लाइट फंसती है उसके अंदर जाकर। यस, चलो फिर ये बताओ, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, कहने का मतलब ये है कि किसी भी सामान्य प्लेन मिरर को क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण ना, समतल दर्पण की फोकल दूरी। अरे लिख रहा हूं हिंदी भाई, लिख रहा हूं। समतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होती है बताइए। इन्फिनिटी, शून्य, नेगेटिव या नन ऑफ दीज, क्या लगता है आपको। अरे इतने सारे गलत सलत आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया है फोकल लेंथ की, मतलब जो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के बारे में बताया आपको, प्लेन मिरर के बारे में वैसे तो समझाया ही है कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसकी ऑप्टिकल पावर क्या होती है, इसकी ऑप्टिकल पावर यानी कि इसकी प्रकाशीय शक्ति, तो इसकी प्रकाशीय शक्ति होती है शून्य। प्लेन मिरर की ऑप्टिकल पावर शून्य होती है और इसकी फोकल लेंथ यानी इसकी फोकल दूरी होती है इंफिनिटी। अगली चर्चा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब ये आपको बताना है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर कहने का मतलब कि जो समतल दर्पण है उस समतल दर्पण में किस तरह की प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा या आभासी एवं उल्टा। ठीक है, अरे फिरोज भाई हिंदी बता तो रहा हूं, ये क्या हिंदी हिंदी लगा रखा है, मैं बता रहा हूं आपको, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं, वास्तविक एवं सीधा, ठीक है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल का मतलब बता चुका हूं आपको, आभासी, और इन्वर्टेड का मतलब भी आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर की वो इमेज कैसी होती है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, देखिए कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो समझ में आता है साइंस में, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ हाँ, रुको रुको रुको, अरे पोल जनरेट करने तो, पोल फंस गया है कहीं तो। वैसे ऑप्शन मैंने थोड़ी गलत कर दिए हैं। हम्म, चलो इसके ऑप्शन में नहीं जाते हैं, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। मैंने समतल दर्पण जब आपको बताया था, यहाँ पर थोड़ा वर्चुअली रखना था मुझे। समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि समतल दर्पण में यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसे खड़ा हुआ है समतल दर्पण के सामने और ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर। अभी इसमें होता क्या है कि इसमें ना पूरी तरीके से इन्वर्टेड होता नहीं है काम, पर हाँ डी इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाने का काम इसका नहीं है। इन्वर्टेड इमेज बनाने का काम एक प्रॉपर्टी का है, एक गुण होता है समतल दर्पण के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, या इसे कहेंगे लैटरल इन्वर्जन।
तो मैंने आपको पॉइंट ये बताया था कि जब-जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे, तो आपकी लेफ्ट वाली साइड राइट में दिखेगी, राइट वाली साइड लेफ्ट में दिखेगी। तो या तो अप साइड हो सकता है और या तो ये डाउन साइड हो सकता है। आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है ना मॉक, प्लीज़ वो कल वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है पार्श्व विक्रमण का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब लैटरल इन्वर्जन या पार्श्व विक्रमण ये होता है कि जब-जब आप शीशे के सामने खड़े हो, तो आपको आपकी साइड उल्टी दिखे। जैसे जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको लेफ्ट आपका राइट दिखता है, राइट आपका लेफ्ट दिखता है। आप दायाँ हाथ उठाओगे ऐसा लगेगा शीशे में बायाँ हाथ उठ रहा है और बायाँ उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि दायाँ हाथ उठ रहा है। तो ये पार्श्व विक्रमण है। लेकिन ये समतल दर्पण की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इन्वर्टेड इमेज दिखाए। लेकिन पार्श्व विक्रमण की वजह से, इसकी वजह से इन्वर्टेड हो जाता है। हो जाता है। चलिए, अब एक काम करता हूँ, एक प्रश्न आपको देता हूँ बढ़िया-सा। बताओ जल्दी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या किसी भी दर्पण की 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी फोकल दूरी क्या होगी? ये बताना है आपको और यहां पर मैं देता हूं आपको पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी? अरे फॉर्मूला बताया था कल, r बराबर होता है 2 गुणे f। अब मैंने बोला कि r बराबर 2 गुणे f है, तो r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। 2 गुणे f ही तो निकालना है, तो 20/2 बराबर f और f बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं आप लोग? यही तो सही आंसर होगा। चलिए, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है ना, लेंस की पावर को किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखते हैं, डायप्टर में लिखते हैं या एम1 में लिखते हैं? क्या होती है यूनिट? फटाफट बताइए। फिर अब हम आपसे विदा लेते हैं क्योंकि अब समय हो चुका है। ओके, तो ये सही है आंसर, ठीक है? ये डायोप्टर है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए फिर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एमसीक्यूज हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब जो प्रश्न होंगे जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, वो वाला पार्ट हम लोग करेंगे जब हम डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन ये वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे। क्योंकि वहां पे ना, जैसे आज मैंने आपको इंद्रधनुष के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पता है इंद्रधनुष के बारे में सिर्फ टीआईआर ही लागू नहीं होता, इंद्रधनुष में टीआईआर के साथ-साथ डिस्पर्शन भी लागू होता है। यानी कि अगर आप वर्ण विक्षेपण के बारे में नहीं जानते हैं, तो वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों पढ़ने के बाद ही आप इंद्रधनुष को समझ पाएंगे। तो इसलिए वहां पर जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट जो भी लगे वो सब कुछ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ टॉपिक्स है ना इंटर रिलेटेड होते हैं फिजिक्स में, और वो भी है तो ऑप्टिक्स के टॉपिक, तो हम उसको पढ़ेंगे वहां पर। ख्याल रखिए अपना, हम लोग मिलते हैं अगली लेक्चर में। धन्यवाद और जय हिंद।